क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। अर्थशास्त्र का पेपर है जो 24 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। यह एक वायरल पेपर है। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 18 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 19 से 24 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। तथा प्रश्न संख्या 25 से 27 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको लगभग 300 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु नहीं है? राष्ट्रीय आय, विदेशी विनिमय, मांग का नियम, सार्वजनिक व्यय। निम्नलिखित में से कौन सा एक समष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है? तो मांग का नियम समष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सांख्यिकीय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकीय द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 3 है, केंद्रीय बैंक की नीति कहलाती है? राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, विदेशी विनिमय नीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति। तो केंद्रीय बैंक की नीति कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों मौद्रिक नीति। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, मुद्रा की मांग तथा ब्याज की दर में डॉट डॉट संबंध है। प्रत्यक्ष है, विपरीत है, अप्रत्यक्ष है, स्थिर है। तो मुद्रा की मांग तथा ब्याज की दर में विपरीत संबंध होता है, क्योंकि जब ब्याज दरें बढ़ती है तो मुद्रा की मांग घटती है। ठीक है, तो यहाँ बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी एमपीसी तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस का योग कितना होता है? 0, 2, 1, 3। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति का योग होता है 1। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, गुणक का मूल्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर, उपभोक्ता की आय पर, स्वायत्त विनियोग पर, ब्याज की दर पर। तो गुणक का मूल्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर। ठीक है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर यानी एमपीसी पर निर्भर करता है। इसके बाद 7वां नंबर है, भारत सरकार के वार्षिक बजट की अवधि होती है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून, 1 अप्रैल से 31 मार्च, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत सरकार के वार्षिक बजट की अवधि होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, मंदी के समय कैसा बजट उपयुक्त रहता है? अतिरिक्त बजट, घाटे का बजट, संतुलित बजट, इनमें से कोई नहीं। तो मंदी के समय कैसा बजट उपयुक्त रहता है? घाटे का बजट। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, विदेशी व्यापार में घाटा होता है जब आयात घटते हैं, निर्यात घटते हैं, आयात निर्यात से कम होगा, निर्यात आयात से कम होगा। तो निर्यात आयात से कम होगा, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विदेशी व्यापार में घाटा होता है जब निर्यात आयात से कम होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, आदर्श निर्यात का अर्थ है निषिद्ध वस्तुओं का निर्यात, वस्तुओं का निर्यात, सेवाओं का निर्यात, पूंजी का निर्यात। तो आदर्श निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ तक हो गए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। प्रश्न नंबर 11 है, व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के व्यवहार और निर्णयों का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के व्यवहार और निर्णयों का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर बड़े आर्थिक मुद्दों और समग्र प्रणालियों का अध्ययन करता है। इसके बाद
प्रश्न नंबर 12 है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को कहते हैं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को कहते हैं, जो उपभोक्ता उपभोग पर खर्च करते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, स्थापन एवं पूरक वस्तुओं में भेद कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्थापन वस्तुएं वह होती हैं जो एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकती हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी, जहां एक की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग बढ़ती है। जबकि पूरक वस्तुएं वह होती हैं जो एक साथ प्रयोग होती हैं, जैसे कार, पेट्रोल, जहां एक की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग घट जाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके एक उत्पादक अल्पकाल में मांग के अनुसार पूर्ति को क्या बढ़ा सकता है? समझाइए। अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन जैसे मशीनरी स्थिर होते हैं, जिसे तुरंत नहीं बदला जा सकता। इसलिए एक उत्पादक केवल परिवर्तनशील साधनों जैसे श्रम या कच्चा माल की मात्रा बढ़ाकर ही पूर्ति को एक सीमित स्तर तक बढ़ा सकता है, लेकिन वह मांग के अनुसार पूर्ति में बहुत अधिक वृद्धि नहीं कर सकता। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, आपूर्ति सारणी में कीमत तथा मांग को किस किस अक्ष पर दर्शाते हैं? तो आपूर्ति सारणी के आधार पर बने रेखाचित्र में कीमत यानी प्राइस, इसे लंबवत अक्ष वाई अक्ष पर दर्शाया जाता है। मांग यानी मात्रा क्वांटिटी, इसे क्षैतिज अक्ष या एक्स अक्ष पर दर्शाया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, बाजार में कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है? तो बाजार में कीमत का निर्धारण मुख्य रूप से मांग और आपूर्ति के संतुलन से होता है। जब किसी वस्तु की मांग बढ़ती है और आपूर्ति कम होती है तो कीमत बढ़ती है, और जब आपूर्ति बढ़ती है और मांग घटती है। ठीक है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक उत्तर के लिए 6 अंक मिलेगा आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 17 है, पूर्ण प्रतियोगिता का वर्णन कीजिए। तो पूर्ण प्रतियोगिता अर्थशास्त्र में बाजार की एक ऐसी स्थिति है जहां किसी वस्तु के बहुत अधिक खरीदार यानी क्रेता और बहुत अधिक विक्रेता होते हैं। इस बाजार में बेची जाने वाली वस्तुएं पूरी तरह से एक समान होती हैं, जिसके कारण कोई भी एक अकेला विक्रेता या खरीदार बाजार की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तो केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य निम्न हैं। पहला है मुद्रा जारी करना, सरकार के बैंक और वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करना, अन्य बैंकों का बैंक होता है, मौद्रिक नीति का निर्माण और नियंत्रण करता है, क्रेडिट नियंत्रण करता है, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है और देश के आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है, क्या कह रहा है, राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या है? तो राष्ट्रीय आय किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को कहते हैं, जिसमें मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ जैसी सभी साधन आय शामिल होती हैं, और यह देश की आर्थिक स्थिति और विकास को मापने का एक महत्वपूर्ण पैमाना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, क्या कह रहा है, y बराबर सी एल को स्पष्ट कीजिए। y बराबर सी प्लस एल को स्पष्ट कीजिए। तो समीकरण के घटक, y का मतलब होता है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, यह देश की कुल आय या कुल उत्पादन को दर्शाता है। c का मतलब होता है उपभोग, यह परिवारों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर किया जाने वाला कुल खर्च है। इसके बाद है निवेश, यल का मतलब क्या होता है, निवेश। इन्वेस्टमेंट, यह व्यवसायों द्वारा नई पूंजीगत वस्तुओं जैसे मशीनरी और कारखानों पर किया जाने वाला खर्च है। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 है, क्या कह रहा है, एक विकासशील देश के विकास में राजकोषीय नीति की भूमिका बताइए। तो आगे देखेंगे, एक विकासशील देश के आर्थिक विकास में राजकोषीय नीति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहला है पूंजी निर्माण, करों और सार्वजनिक ऋण के माध्यम से संसाधनों को जुटाकर बुनियादी ढांचे, सड़क, बिजली में निवेश करना। दूसरा, आय की असमानता कम करना, प्रगतिशील कर प्रणाली द्वारा अमीरों पर अधिक कर लगाकर उस धन को गरीबों के कल्याण पर खर्च करना। तीसरा है रोजगार सृजन, सार्वजनिक व्यय बढ़ाकर नए रोजगार के अवसर पैदा करना। मूल्य स्थिरता, मुद्रास्फीति और मंदी को नियंत्रित कर आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 22 है, क्या कह रहा है, भुगतान संतुलन के असंतुलित होने से देश पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भुगतान संतुलन के असंतुलित होने, विशेषकर घाटा होने पर देश पर निम्नलिखित प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं।
मुद्रा का अवमूल्यन। विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ने से घरेलू मुद्रा की कीमत गिर जाती है। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी। घाटे को पूरा करने के लिए देश के आरक्षित स्वर्ण और विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करना पड़ता है। ऋण भार में वृद्धि। भुगतान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों जैसे IMF से ऋण लेना पड़ता है, जिससे ब्याज का बोझ बढ़ता है। फिर है महंगाई। आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ती है। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 23 है, मांग की लोच से क्या तात्पर्य है? मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। अथवा उदासीनता की लोच विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन को स्पष्ट कीजिए। तो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार करेंगे। प्रश्न नंबर 24 है, पूर्ण प्रतियोगिता को सविस्तार समझाइए। क्या पूर्ण प्रतियोगिता को व्यवहारिक जीवन में लागू कर सकते हैं? अथवा परिवर्तनशील अनुपात के नियम की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है 25 नंबर। प्रश्न नंबर 25, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। इसे मापने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं? अथवा आर्थिक प्रणाली के समुच्चय को स्पष्ट कीजिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।